Hello students, I am Vijay. I am going to start new topic from modern Indian history. Till now we have completed some chapters, I think 7 chapters from M. Lakshmi Khan books. What were the chapters? Let's recall. Those chapters were the first chapter I taught was Features of Indian Constitution. Then I explained preamble of Indian constitutions. Then I explained you part 1, name and union territory of Indian constitutions. Then I explained part 2 regarding citizenship. Then I explained part 3 regarding fundamental rights, and then I explained to you part 4. That part 4, it means the DPSP, Directive Principles of State Policies. Then I explained you part 4A, which deals with fundamental duties. Okay, so part 1, section 1 to 4, part 2, or section article 1 to 4, article 5 to 11, article 12 to 35, article 36 to 51, and article 51A. We have completed this much from our M. Lakshmikant sir's book. Okay, now we are going to start modern history, modern Indian history, in which we are going to start from decline of Mughals. Okay, after decline of after understanding how the great Mughals declined, we will move further and will try to understand how the British East India Company penetrated in India and got a toehold in Indian subcontinent. Okay, let's start. Modern Indian history. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर बहुत सारी डिबेट्स हैं। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कब से होती है? जब भी कोई नया एरा स्टार्ट होता है तो उसका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए। बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? पहली बात तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। So we are dealing with modern Indian history. It means we are dealing with the last stage of history. Okay. So if we are dealing with modern Indian history, so we must know that what is the date from which modern Indian history starts. तो आप ये तो समझते होंगे एक फिक्स डेट नहीं हो सकती कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी या फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी या फिर यहाँ से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होगी। हर किसी में आपको नजर आएगा जब एंशिएंट हिस्ट्री से इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसको किसकी तरफ? मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की तरफ। तो देयर विल बी ओवरलैप बिटवीन द टाइम पीरियड्स ऑफ इंडियन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। सो ओवरलैप तो हर पीरियड में आपको मिलेगी। ओके, अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसमें अलग अलग पीपल अलग अलग अप्रोच के साथ बातें करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिक्लाइन ऑफ मुगल से स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुई उसके बाद स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश तब हुआ क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर गेन हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद। ओके, कुछ लोग कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है 1947 से। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मानना है कोई भी कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म के पीरियड के टाइम तक कोई भी कंट्री जो है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की स्टेज पर नहीं आती है। तब तक उसका क्या चल रहा होगा? हम ये कह सकते हैं मेडिएवल हिस्ट्री उसकी चल रही होगी। तो ये मानना है उनका। तो हम इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ते हुए क्या मानकर चल रहे हैं? हम मानकर चल रहे हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, बट इट इज नॉट अ डेट और यू कैन से एरा फ्रॉम विच मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स। ओके, क्योंकि मॉडर्न जब हम मेडिवियल से मॉडर्न की तरफ जाते हैं तो आइडियाज चेंज होने चाहिए। तो आइडियाज चेंज होना कब से शुरू होते हैं? अब आप पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर्स जो है राजा राम मोहन राय, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, वेरी वेल नोन, है ना। तो उनके बारे में जो हमने पढ़ा है तो वो तो उनने मतलब कि जब
एफर्ट्स करना शुरू करे, तो एफर्ट्स करना कब शुरू करे, जैसे पहला एफर्ट्स उनका सक्सेसफुल एफर्ट्स रहा 1829 में, जब उन्होंने सती को अबॉलिश करना पॉसिबल बना दिया। ठीक है, सती जो था उस टाइम पर अबॉलिश हो गया। तो सती क्या थी, जब मतलब कि एक वीमेन जिसका हस्बैंड मर चुका है, उसको अलाइव हस्बैंड के फ्यूनरल के, मतलब हस्बैंड का जो पाया हुआ करता था, यानी कि जो डैड हस्बैंड है उसका पाया, उसकी अर्थी हुआ करती थी, उसके साथ उसे अलाइव बर्न कर दिया जाता था। इसको कह देते हैं हम सती। इसको अबॉलिश करा देता है, यानी कि एनलाइटमेंट जो आ रहा है या रिफॉर्मर्स जो इंडिया में आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1829 से, मतलब कि उससे पहले से आना शुरू हुए हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स नजर आ रहे हैं 1829 से। तो हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया तब से स्टार्ट हो रहा है। तो देयर आर डिफरेंट डिबेट्स। वी आर टेकिंग डिक्लाइन ऑफ मुगल is the starting of modern Indian history. Okay, so let's understand how Mughals declined. Okay, let's move. Okay, decline of Mughal. You know, 17th सेंचुरी से 16th सेंचुरी से बल्कि 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, और कंप्लीटली 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी टिल 17th सेंचुरी, मुगल्स वर एट देयर पीक। औरंगजेब जो हमारा लास्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल्स कह सकते हैं, वो था हमारा औरंगजेब। ओके, सो यू नो लेट फर्स्ट कम बाबर, सेकंड कम हुमायूं। ये ग्रेट मुगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, पावरफुल मुगल्स से, बाबर, हुमायूं, एंड देन कम्स अकबर, देन कम्स जहांगीर, देन कम्स शाहजहां, एंड देन कम्स औरंगजेब। औरंगजेब जो है वन ऑफ द ग्रेट मुगल्स वी कैन से, ही वाज औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर ही मुगल की जो टेरिटरीज थी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टेरिटरीज थी, वो इसकी पिनेकल पर थी, पीक पर थी। ओके, फिर भी क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से मुगल डिक्लाइन होना शुरू हो गए, तो रीजन समझते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट रीजन बताया जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का, वो बताया जाता है औरंगजेब्स पॉलिसीज। औरंगजेब्स पॉलिसीज। तो औरंगजेब ही वो रीजन था जिसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो गया। ओके, डिक्लाइन का मीनिंग क्या होगा, कंट्री बड़ी थी, मतलब कि जो एम्पायर था मुगल एम्पायर, इट वाज अ ह्यूज एम्पायर, बट समथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ विच इट स्टार्ट डिजनरेटिंग। ओके, डिवेस्टेटिंग इन तरह से, तो इसके टुकड़े होना शुरू हो गए, ये छोटा होना शुरू हो गया, कमजोर होना शुरू हो गया। इसके रीजन क्या थे देखते हैं। तो पहला रीजन क्या बताया जाता है, औरंगजेब पॉलिसीज। औरंगजेब की 3 पॉलिसीज जो है, वो रीजन, उनको रीजन बताया जाता है जिसकी वजह से मुगल डिक्लाइन होते हैं। रिलीजियस पॉलिसीज, मिलिट्री कैंपेन, एंड इट्स यू कैन से नेचर, सस्पिशियस नेचर। यू मस्ट नो वेरी, औरंगजेब जो था उसने जजिया, जजिया, इसकी स्पेलिंग आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या स्टार्ट करा, जजिया स्टार्ट करा। जजिया क्या होता है, जजिया एक रिलीजियस टैक्स होता है, रिलीजन टैक्स कह सकते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं मुस्लिम नहीं हूँ, नॉन मुस्लिम, क्योंकि मैं अपने हिंदू रिलीजन को क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जजिया। ओके, आई थिंक इट्स जजिया, जजिया। ओके, तो जजिया पे करना पड़ेगा, जजिया में रिलीजियस टैक्स है। ओके, सो रिलीजियस पॉलिसीज उसकी जो थी,
वो हमेशा कैसी नजर आती थी, बाइगॉटरी नजर आती थी। उसमें जो है रिलीजन के बेसिस पर बाइगोटिज्म देखने के लिए मिलता था, यानी कि जो है डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते थे, वो सेकुलर नहीं था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो औरंगजेब पॉलिसीज वर नॉट सेकुलर। वो किसको सपोर्ट करती थी, वो इस्लाम को सपोर्ट करती थी। दे वर नॉट सपोर्टिव टू अदर रिलीजन्स। ओके, तो इसका मतलब कहते हैं सेकुलर औरंगजेब जो है वो सेकुलर नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देखें अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करा जा रहा है, बट the people of other religions are also living in the same empire, what will they do? They will start protesting, you can say they will start protesting। वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, वो आंदोलन करना शुरू कर देंगे, वो रिवॉल्ट करना शुरू कर देंगे, विद्रोह करना शुरू कर देंगे। तो रिलीजियस पॉलिसीज आर वन ऑफ द रीजंस because of which decline of Mughals happened। okay, next military campaign। औरंगजेब को जो डेक्कन रीजन है, डेक्कन का रीजन आपको पता है, डेक्कन प्लेटू जो है उसको काफी अटैक करता था, कहता था कि वहां पे उसे क्या करनी, बाउंड्री एक्सपेंड करनी, यानी कि उस जो औरंगजेब की पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। वो चाहता था एक्सपेंशन करना, और एक्सपेंशन करने के लिए वो उसने बहुत सारे कैंपेन करे डेक्कन प्लेटू की तरफ, ठीक है, बीजापुर की तरफ उसने क्या करे, उसको उसको मतलब कि अपने कब्जे में लेने के लिए उसने काफी सारे कैंपेन्स करे, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जानते हैं जो मिलिट्री कैंपेन होते हैं इसकी वजह से एक तो लाइफ का एक्सप्लॉइटेशन होता है, काफी सारा नुकसान होता है लाइफ का, और दूसरा क्या होता है, दूसरा मनी या फिर कह सकते हैं वेल्थ, ये दोनों ही को नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है दोनों का मिलिट्री कैंपेन में। ओके, अब ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अगर किस पर लगाया जा रहा है, एक्सपेंशन पर लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन हो भी रहा है लेकिन कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा है। एक्सपेंशन करते जाएं अगर हम ये ना देखें, लेकिन जो हमने पहले फोरफिट करा था, जो हमने पहले कैप्चर करा था, क्या वो हमारे होल्ड में अभी तक है या नहीं है, हम कंसोलिडेट ना करें अगर सारे इलाकों को जो भी हमने कब्जे कर दिया, तो होगा क्या, फिर से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। ओके, तो ऐसा ध्यान किसने नहीं दिया, औरंगजेब ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कंसोलिडेशन पे ध्यान दिया जाए, उसने एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, जो उसने ऑब्टेन कर लिया उसको कंसोलिडेट करने पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से लगातार लाइफ और वेल्थ का नुकसान होता गया। अब इतना सारा नुकसान वेल्थ का हो रहा है तो फिर वेल्थ जो है वो वेलफेयर के लिए यूज नहीं हो पाएगा, सोसाइटी में जो पीपल रह रहे हैं, पुअर पीपल हैं, उनके वेलफेयर के लिए यूज नहीं हो पाएगा, वेलफेयर के लिए यूज नहीं होगा तो पीपल विल स्टार्ट अगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रूलर। ओके, नेक्स्ट सस्पिशियस नेचर। ऐसा माना जाता है औरंगजेब जो है वो अपनी पॉलिसीज के बारे में किसी को शेयर नहीं करता था, ठीक है, तो अचानक से क्या करता था, कोई पॉलिसीज बनाता था और वो क्या पॉलिसीज बनाने वाला है ये पता नहीं लगता था, तो इसलिए उसको बोला जाता था उसका नेचर क्या, सस्पिशियस था। ये भी रीजन बताया जाता है कि हाँ, ये भी डिक्लाइन ऑफ मुगल का रीजन था। तो औरंगजेब पॉलिसीज वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल। ओके, नेक्स्ट डीजनरेशन, डीजनरेशन ऑफ novels, Mughal novels, you can say। इसको भी एक रीजन बताया जाता है, डीजनरेशन ऑफ मुगल नॉवेल्स। तो डीजनरेशन का मीनिंग क्या है, अब देखिए नॉवेल्स जो है उनका कैरेक्टर डीजनरेट हो रहा है, उनका कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, इसका भी एक रीजन है। देखिए नॉवेल्स जो है वो पहले लॉयल हुआ करते थे, किसके लिए लॉयल हुआ करते थे, टू देयर एम्पायर और किंग। इसका रीजन था किंग की पर्सनैलिटी। इफ किंग इज ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी, अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अगर वो अच्छी पॉलिसीज बनाता है तो सभी उसका सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए नॉवेल्स क्या हुआ करते थे, लॉयल हुआ करते थे। जैसा आप जानते हैं अकबर के बारे में, अकबर की पॉलिसीज जो है सेकुलर थी, वो हर किसी की मतलब की सेकुलर पॉलिसीज थी और वो सपोर्टिव पॉलिसीज थी। तो इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से जो नॉवेल्स हैं वो अकबर के लिए लॉयल हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी भी बाइगॉटरी पॉलिसी है, तो नॉवेल्स ने उसके लिए लॉयल होना भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, वो जो है अलग अलग टाइप की ऐसे कह सकते हैं उनकी बैड हैबिट्स में पड़ गए, बैड हैबिट्स में। ठीक है, वो लग्जूरियस लाइफ जीने के शौकीन हो गए। ठीक है, दे बिकेम फॉन्ड ऑफ लग्जूरियस लाइफ।
और नॉबल्स ही वो पर्सन थे जो क्या करते थे, इतने लार्ज एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखते थे। अब जब नॉबल्स ही क्या हुए हैं, डीजनरेट हुए हैं, तो मुगल एम्पायर तो कमजोर हो ही जाना था। मुगल एम्पायर बिकम वीकर बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ नॉबल्स, और ये भी एक रीजन बना, ऐसा कह सकते हैं हम। किस चीज का रीजन बना? डिक्लाइन ऑफ मुगल का। नेक्स्ट देखते हैं कोर्ट फैक्शन। कोर्ट मतलब दरबार, ठीक है। जो मुगल दरबार था, कोर्ट फैक्शन था, ये जो है डिफरेंट टाइप के पीपल में डिवाइडेड था। सो कोर्ट फैक्शन मींस द दरबार, मुगल दरबार was divided into factions, into parts. Like there were people of Irani, ईरान से पीपल आए हुए थे, तुरानी, अफगानी, अफगान से आए हुए, सेंट्रल एशिया से आए हुए तुरानी, अफगानी, एंड हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान से बिलोंग करने वाले। इस टाइप के पीपल वहाँ पर, मतलब कि मुगल फैक्शन में, मुगल कोर्ट में इतने सारे अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पीपल थे। ओके, अब ये क्या करते थे, ये सभी के बीच में कंटेस्ट रहता था, एक कंपटीशन रहता था। किस चीज के? कंटेस्ट फॉर पावर। ये ज्यादा से ज्यादा पावर ऑब्टेन करना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या करते रहते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते थे। ओके, अब कोर्ट फैक्शन, कोर्ट के अंदर क्या होने वाला है, मुगल कोर्ट के अंदर पॉलिसीज बनने वाली हैं, डिसीजन लिए जाने वाले हैं। अगर वहां पर वो अपनी इंडिविजुअल पावर्स के लिए फाइट करेंगे, तो हाउ विल द एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर। इसको भी एक रीजन बताया जाता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। ओके, आगे देखते हैं। उन तीनों पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ जो अभी तक लिखी है हमने। औरंगजेब पॉलिसीज, रिलीजियस, मिलिट्री, सस्पिशियस नेचर। सेकंड, degeneration of novels, novel character. Third, code faction. इसके अलावा और क्या रीजन थे? देखिए, जब औरंगजेब की डेथ हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ हो गई, डेथ के बाद नेक्स्ट मुगल रूलर कौन बनेगा, इसके रूल होने चाहिए थे, है ना। प्राइम डेलीशन कहते हैं उसको, यानी कि सक्सेशन के लिए रूल होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कोई रूल था नहीं औरंगजेब के टाइम पे। आपको पता होगा, जब भी कोई मुगल एम्पायर बनता था, तो वो अपने ही भाइयों को मारकर या अपने फादर को किल कर वो एम्पायर बनता था। ओके, क्योंकि एक क्लियरिटी नहीं थी, क्लैरिटी इन द लॉ ऑफ सक्सेशन। तो लॉ ऑफ सक्सेशन में क्लैरिटी नहीं थी, पहली बात। लॉ ऑफ सक्सेशन जो था, ये वैध था, जिसकी वजह से क्या हुआ करता था, वैध का मतलब अनक्लियर था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अब जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो होगा क्या, इंटरनली एम्पायर वीक हो जाएगा, और ऐसे ही हुआ करता था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे मुगल्स के बीच में, और इंटरनली एम्पायर यूज्ड टू बिकम वीकर। ओके, इसकी वजह से वीकर होता जाता था, कमजोर होता जाता था। इसको भी एक रीजन बताया जाता है, देखना है मुगल एम्पायर का। इसको मैं याद रखता हूँ, वीक सक्सेशन लॉ, वीक सक्सेशन लॉ। इसके अलावा मैं आपको बताया था वीक सक्सेसर्स, वीक सक्सेसर। औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स आए, वो क्या थे, वो वीक थे। दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मुगल, ग्रेट मुगल्स, द ग्रेट मुगल्स, जिनके नाम अभी मैंने बताया आपको, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो इतने ज्यादा वो ग्रेट नहीं थे, इतने ज्यादा वो पावरफुल नहीं थे। इसके बाद के जो सक्सेसर्स आए, इसके बाद के जो सक्सेसर्स, मतलब इसके बाद के जो मुगल एम्पायर बने, वो क्या थे, वो वीक थे। अब वीक एम्पायर होगा तो वो कैसे इतने बड़े एम्पायर को होल्ड कर सकता है।
तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, इसकी वजह से भी मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट रीजन बताते हैं, मराठा। आपको पता होगा, मैं बताता हूँ, 1707 में औरंगजेब क्या था, डेड हो चुका था। औरंगजेब डाइड इन 1707। उसके बाद हुआ क्या, औरंगजेब ने शाहू 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 जो कि संभाजी जो मराठा किंग थे, उनका क्या था, उनका एक सन था, उसको क्या कर लेते, उसको प्रिजनर बना लिया था, तो इसकी मार को। ओके, अब जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो फिर जो नेक्स्ट मुगल रूलर थे उन्होंने सोचा चलो इसको रिलीज करा जाए। इससे हुआ कि इसको कुछ मिलिट्री देते हैं, इसको 50 मिलिट्री पर्सनल दिए गए और सोचा गया कि अब ये हमारे साथ में मतलब कि हम इसे आज़ाद कर रहे हैं, अब ये हमारा साथ देगा, तो इसको क्या कर दिया उन्होंने, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद क्या हो गया, ये अपने वहाँ पर गया, अपने मतलब कि मराठा में गया, मराठा किंगडम में, और इसने वॉर ऑफ सक्सेशन इसने भी करा। इसने भी क्या करा, वॉर ऑफ सक्सेशन। वहां पर ताराबाई जो है रूल कर रही थी अपने सन के बिहाफ पर, तो उनके खिलाफ इसने लड़ाई करी और ये जीत गया, ये बन भी गया मराठा किंग। ओके, उसके बाद जो था मराठा, ये जैसा कि सोचा था मुगल एम्पायर ने कि ऐसा होगा कि हमारा सपोर्ट करेगा, लेकिन इसे सपोर्ट नहीं करा। मराठा क्या करते थे जनरली, मराठा जो है, जो मुगल टेरिटरीज है उनको लूटा करते थे। लूट जो है ये वन ऑफ द वे ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था इनका, या वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग मनी, है ना, पैसा प्राप्त करने का इनका एक तरीका था लूट। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करा करते थे, लेकिन इसके अलावा ये लूट के जरिए भी पैसा कलेक्ट करते थे, जिससे भी क्या हुआ, जिससे मुगल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद और क्या रीजन बताए जाते हैं, इसको रख कर देते हैं। इसके अलावा रीजन बताया जाता है इन्वेशन। इन्वेशन बाय नादिर शाह अब्दाली, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ने एक बार अटैक करा, ये दोनों ये अफगानी हैं ये दोनों, ठीक है। इन्होंने क्या करा, नादिर शाह ने पहले अटैक करा 1739 में। 1739 में जब नादिर शाह ने अटैक करा तो ये बहुत सारी मनी को लूट कर अपने वापस किंगडम में ले गया। ओके, अब जब लूट होती है ना, तब हमेशा क्या होता है, ट्रेजरी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अगर ट्रेजरी ही नहीं है किसी किंगडम के पास, तो हाउ विल इट गवर्न, हाउ विल इट मेंटेन इट्स मिलिट्री मेंटेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली ने भी 7 टाइम्स इंडिया पर अटैक करा, ओके, और लूट करी। पर्पस क्या था, लूट पर्पस था कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है और अपने किंगडम में ले जाना है। ये भी कॉज बना डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। इसके अलावा देखते हैं क्या रीजन था, इसके अलावा अराइवल ऑफ यूरोपियन, ओके, अराइवल ऑफ यूरोपियंस मतलब इसमें हम बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोपियंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें इसके नाम से मतलब यूरोपियन एंटर करते थे, कंपनी के जरिए एंटर करते थे। जैसे पुर्तगीज कंपनी हो गई, डच कंपनी हो गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सब इस कंपनी के फॉर्म में मतलब कि इंडिया में एंटर करते थे। और एंटर करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू करा, इन्होंने इंटरनल जो मैटर्स थे, इंटरनल अफेयर्स थे मुगल्स के, उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर, ऐसे ही मुगल्स के भी इंटरनल अफेयर्स में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू करा। और आप जानते हैं यूरोपियंस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिसने बंगाल में क्या करा, बंगाल के साथ वॉर करके बंगाल के नवाब को हराया
और बंगाल को कैप्चर कर लिया। उसके बाद बंगाल और अवध और जो सेंट्रल मुगल रूलर थे उनको एक साथ हराया और फिर लगभग पूरे बंगाल पर, सेंट्रल इंडिया पर उन्होंने अपना दबदबा जमा लिया। ठीक है, बात क्लियर? ओके। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारे रीजन आपको नजर आ रहे हैं। ये अराइवल ऑफ यूरोपियंस है, ये भी कॉज बन रहा है, वन ऑफ द कॉज बन रहा है जिसकी वजह से मुगल्स जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। बात क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले। लॉ ऑफ सक्सेशन, तो मैं लिख चुका हूँ वीक लॉ ऑफ सक्सेशन, वीक सक्सेसर्स। मराठा, ये भी क्या कर रहे हैं, मराठा भी है। मराठा कॉज कैसे, क्योंकि इन्हें लूट लूट करके उसको कमजोर कर है, बार बार लड़ाई करके ले करके। इन्वेशंस बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों ने करा है। ये एक मिलिट्री जनरल था नादिर शाह का। ठीक है, सेवंथ वीक सक्सेसर्स वन रिमेन्ड, कौन सा वाला है, लॉ ऑफ सक्सेशन, वीक सक्सेसर्स, मराठा इन्वेशन। ओके, 4 5 6 7 8, दिस इज अराइवल ऑफ यूरोपियन। इसके अलावा देखो, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपकी डायनेमिकनेस पे। ठीक है, या तो कह सकते हैं आपके डायनेमिक्स पर डिपेंड करती है, यानी कि आप कितना अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं मतलब कि डिफरेंट सिचुएशंस में। जितना ज़्यादा आप डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओके, यानी कि अगर टाइम बदल रहा है तो टाइम के साथ हमें क्या करना पड़ता है, अपने अंदर सुधार करने होते हैं। ब्रिटिश ने आप सुधार नहीं करे, किसमें सुधार नहीं करे, उन्होंने अपनी मिलिट्री रिफॉर्म्स नहीं करे। मिलिट्री रिफॉर्म्स नहीं, ब्रिटिश जो थे जिस टेक्निक से लड़ रहे थे, जिस मिलिट्री टेक्निक से लड़ रहे थे उसी से लड़ते रहे। आपको पता है उसकी जो वो है आर्टरीज जो है मिलिट्री की, ब्रिटिश की जो सॉरी मुगल जो है फेमस थे, वो तोप से लड़ाई करने के लिए, आर्टरीज से लड़ाई करने के लिए क्या थे, फेमस थे। वही टेक्निक का यूज करते जा रहे हैं, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे। ओके, तो पहली बात, ओल्ड टेक्निक का यूज कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कि हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करा जाए अपनी मिलिट्री में, और कोई इनोवेशन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनोवेशन और ये इंटर रिलेटेड है, आपको समझ आ रहा होगा। कुछ इनोवेशन करने की, कुछ इनोवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया करा जाए जिससे मिलिट्री और ज़्यादा स्ट्रांग हो। इसके अलावा इतनी सारी लड़ाइयाँ करी इन्होंने जिसकी वजह से इकोनॉमिक बैंकरप्सी का मतलब कि सामना करना पड़ा मुगल एम्पायर को। इकोनॉमिक बैंकरप्सी, इकोनॉमिक बैंकरप्सी का मीनिंग क्या है, फाइनेंशियली ये बैंकरप्ट होते जा रहे थे, ट्रेजर खत्म होता जा रहा था। ट्रेजर खत्म होगा तो फिर कैसे ये अपने जो होम अफेयर्स हैं उनको मेंटेन करेंगे, ना मिलिट्री को पेमेंट कर पाएंगे, ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा बैंकरप्ट होंगे उतना ज़्यादा इनको थ्रेट बढ़ता जाएगा एक्सटर्नल इन्वेशन का। ओके, इसके अलावा अब हुआ क्या, क्योंकि मुगल्स डिक्लाइन हो रहे थे, मतलब कि मुगल्स जो है वीक बनते जा रहे थे। इस बात का तो नॉबल्स को भी पता था कि हाँ मुगल्स जो हैं, अब जो हमारे एम्पायर हैं वो जो है वीक बनते जा रहे हैं। तो नॉबल्स ने इस बात का फायदा उठाया, जो पावरफुल नॉबल्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। यानी कि पावरफुल नॉबल्स जो थे, अगर मुझे लिखना हो इसमें लिख सकता हूँ, पावरफुल नॉबल्स जो थे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट। उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट, जैसे आपको पता है
3 स्टेट के नाम जनरली जानते होंगे, बंगाल, हैदराबाद एंड अवध। ये 3 सक्सेसर स्टेट्स बोले जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको सक्सेसर स्टेट्स बोला जाता है। सक्सेसर स्टेट्स क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि जब मुगल्स वीक होना शुरू हो गए तो ये पावरफुल, इनके जो रूलर्स थे, इनके जो नवाब या निज़ाम थे, वो क्या थे? वो पावरफुल थे। तो जैसे ही मुगल्स वीक होना शुरू हुए, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग में डिक्लेयर नहीं करा। ऐसा नहीं कि हम अब आप वीक हो गए, हम अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। इन्होंने धीरे धीरे पहले तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने पास ली, उनको जो सेंट्रल मुगल्स है उनको ट्रिब्यूट भेजते रहे, उनको रिवेन्यू कलेक्शन भेजते रहे, उनकी पॉलिसी मानते रहे, और धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली रिवेल नहीं करा, रिवेलियन स्टेट नहीं थे ये। अगर ये डायरेक्टली रिवेल कर देते, जैसे मराठा ने करा, राजपूत ने करा, तो ये रिवेलियस स्टेट हो जाते। लेकिन ये क्या है? सक्सेसर स्टेट्स हैं। इन्होंने पीसफुली अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी। ओके, तो जो पावरफुल नॉबल्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है? इससे मुगल टेरिटरी क्या होती जा रही है? वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, एंड मुगल्स आर डिक्लाइनिंग। इट इज शोइंग द सेम थिंग। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मुगल्स क्या हुए? डिक्लाइन हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और बंगाल जो है उनके रूलर्स कौन कौन रहे, और कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के क्या क्या कंसिक्वेंसेस आए, क्या रीजन थे बैटल ऑफ प्लासी के, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे, और इन दोनों बैटल्स के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या चेंजेस आए और हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस आए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।